चलिए देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़पेपर में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कुछ मुख्य खबरों की। 2 छात्रों के लिए नहीं रोका जा सकता 16 लाख छात्रों का नीट यूजी का रिजल्ट। पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। आर्यन खान को मिली सशर्त जमानत। पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री सिर्फ सरकारी एजेंसियों को। 2 छात्रों के लिए नहीं रोका जा सकता 16 लाख छात्रों का नीट यूजी का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर रोक संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम MBBS और BDS में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के रिजल्ट की बाट जोह रहे देश भर के छात्रों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी का रिजल्ट जारी करने की इजाजत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें रिजल्ट जारी करने को 2 छात्रों के दोबारा परीक्षा लेने तक स्थगित कर दिया गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 2 छात्रों के लिए 16 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जा सकता। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट का आयोजन 12 सितंबर को हुआ था, जिसमें देश भर के 16,14,777 छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा देने वाले छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 छात्रों अभिषेक शिवाजी और वैष्णवी भोपाली की याचिकाओं पर 20 अक्टूबर को दोनों छात्रों की नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया था और उनका रिजल्ट भी 12 सितंबर को मुख्य परीक्षा के साथ घोषित करने का निर्देश दिया गया है। पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जनहित में लगाया प्रतिबंध, सभी तरह के पटाखों पर नहीं है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों के निर्माण में हानिकारक प्रतिबंधित रसायन प्रयोग होने और उससे लोगों को होने वाले नुकसान व परेशानी पर नाराजगी और चिंता जताते हुए कहा कि मौज मस्ती के लिए दूसरों के जीवन से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि सभी तरह के पटाखे प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं। पटाखों पर प्रतिबंध व्यापक जनहित को देखते हुए लगाया गया है। इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो। हम खास समूह या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। पीठ ने कहा कि पिछली बार भी उसने कहा था कि वह लोगों के उत्सव मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मौज मस्ती के लिए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। आर्यन खान को मिली सशर्त जमानत। अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत देते हुए उन पर 7 शर्तें लगाई है। जमानत का औपचारिक आदेश शुक्रवार को आने की उम्मीद है। उसके बाद ही उनके वकील उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा करवा सकेंगे। फिलहाल तब तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। ये 7 शर्तें माननी होगी। अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, साथ ही उन्हें बिना अनुमति विदेश नहीं जाना होगा। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा। मीडिया से बात नहीं करना होगा। सह आरोपितों से संपर्क नहीं करना होगा। जिस तरह की गतिविधि में गिरफ्तार हुए उस तरह की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। साथ ही विशेष अदालत में विचाराधीन मामले को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। इन 7 शर्तों को मानने पर ही आर्यन खान को जमानत दी गई है। इसी के साथ पेगासस की बिक्री सिर्फ सरकारी एजेंसियों को। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तब इसे तैयार करने वाले देश इजराइल के भारत में नए राजदूत ने दोहराया कि पेगासस सॉफ्टवेयर की बिक्री सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में हो रही जांच को यहां का आंतरिक मामला करार देते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO एक निजी कंपनी है। इस कंपनी को सारे प्रोडक्ट निर्यात करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इजराइल सरकार इसके प्रोडक्ट को सिर्फ सरकारी एजेंसी को देने की अनुमति देती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट किसी गैर सरकारी कंपनी को निर्यात नहीं कर सकती। आपको बता दें, पेगासस जासूसी कांड भारत में काफ़ी राजनीतिक बवंडर पैदा कर चुका है। इसकी वजह से संसद का पिछला सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र टीम ने यह बात उजागर की थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सरकारी एजेंसियां अपने देश के नागरिकों की जासूसी कर रही है। जैविक हथियारों से निपटने के लिए कमर कसने की जरूरत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने खतरनाक जैविक हथियारों को चिंता का विषय बताते हुए इनसे निपटने की जरूरत पर जोर दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने क्षमता बढ़ाने और बायो डिफेंस, बायो सेफ्टी व बायो सिक्योरिटी की पुरजोर वकालत की। डोभाल पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित पुणे डायलॉग और नेशनल सिक्योरिटी को संबोधित कर रहे थे। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी ने दिखाया है कि खतरों को समय रहते भांपने की जरूरत है।
बहुत से बायोलॉजिकल शोध वैज्ञानिक नजरियों से अहम है, लेकिन उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। एनएसए का खुलकर जैविक हथियारों के बारे में बोलना इस खतरे की गंभीरता को दिखाता है। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब खतरा सीमाओं से हटते हुए समाज के अंदर तक आ गया है। खतरे और भी है। एनएसए डोभाल ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े खतरों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और प्रदूषण आज का सच है। इंटरनेट मीडिया ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का काम मुश्किल किया है। ऐसे में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से कई खतरों से निपटना संभव हो सकता है। ग्लासगो में होने जा रहे COP26 सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने पीएम मोदी रवाना, पोप से भी मिलेंगे। इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक G20 देशों की बैठक में लेंगे हिस्सा। ग्लासगो में 1 से 2 नवंबर को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। वह इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ वह दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्ध शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी ब्रिटेन के शहर ग्लासगो जाएंगे, जहां 1 से 2 नवंबर को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित बैठक COP26 में हिस्सा लेंगे। अगले 5 दिनों के दौरान पीएम कई बहुराष्ट्रीय समारोह व आयोजनों में हिस्सा लेने के साथ ही वेटिकन में पोप फ्रांसिस, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम मोरियो द्रागी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन सहित कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी रखेंगे। आदिवासी महोत्सव के बहाने भूपेश बघेल ने दिखाया सियासी रसूख। राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंच पर कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों को एक साथ लाने में सफल रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से शुरू हुए 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई राज्यों के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल से लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी PL पूनिया, अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, BK हरिप्रसाद और भक्त चरणदास शामिल थे। कार्यक्रम में वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी भले ही शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र भेजकर भूपेश सरकार को शुभकामनाएं दी है। दरअसल प्रदेश में 2.5 साल के फार्मूले के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान चल रहा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को एक मंच पर लाकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की राजनीति में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, इस आयोजन के बहाने वह छत्तीसगढ़ के सियासत में अपना रसूख दिखाने में कामयाब भी रहे। नवा पंजाब भाजपा दे नाल नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनावी बिगुल बजा दिया है। भाजपा ने संकेत दे दिए कि किसान संगठन के विरोध के बावजूद पार्टी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व पंजाब के चुनावी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कृषि कानून पर किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे और दिल दोनों खुले हैं। बातचीत की शुरुआत की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उतनी ही किसान संगठनों की भी है। पंजाब में भाजपा की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ आए शेखावत ने मोदी सरकार की ओर से सिखों और पंजाब के लिए किए गए कामों का जिक्र करते 1984 के सिख दंगों में न्याय दिलवाने, करतारपुर कॉरिडोर बनाने व काली सूची को छोटा करने के मुद्दों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने हित व राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों के कंधे का सहारा ले रहे हैं, जबकि करोड़ों किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मोदी सरकार ने ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया है। किसान संगठनों के दबाव में भाजपा गांव में नहीं जा पा रही है। इस सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी और औरंगजेब के समय से ज़्यादा खराब हालात तो नहीं है। टुकड़ों में बटी कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। भाजपा ही अब विकल्प है। लोगों को कांग्रेस, अकाली दल और आपसे कोई उम्मीद नहीं है। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची ममता, एयरपोर्ट के बाहर दिखाए गए काले झंडे। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार शाम गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उनके गोवा पहुंचते ही पणजी एयरपोर्ट के बाहर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, साथ ही ममता बनर्जी गो बैक के नारे लगाए। इसको लेकर वहां कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ममता का दौरा अहम है। ममता के दौरे का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टीएमसी गोवा को खत्म करने आई है। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। उधर गोवा दौरे के दौरान ममता का शुक्रवार को बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा। इस 3 दिवसीय यात्रा में वह बुद्धिजीवियों से मुलाकात, टी पार्टी, धार्मिक स्थलों की यात्रा, पद यात्रा, स्थानीय मछुआरों के साथ संवाद, पार्टी नेताओं के साथ बैठक आदि करेगी। साथ ही ममता की उपस्थिति में वहां के विभिन्न दलों के कई नेता व विभिन्न हस्तियां भी टीएमसी का दामन थाम सकती है। राजस्थान में नए सिरे से होगा मंत्रिमंडल का गठन।
राजस्थान कांग्रेस का कलह अब खत्म होने की उम्मीद है। कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल करने को तैयार हो गए। बुधवार रात जयपुर पहुंचे पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन की गहलोत से लंबी चर्चा हुई है। गुरुवार को फिर दोनों के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आलाकमान की मंशा के अनुरूप सीएम 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बाद सभी मंत्रियों के इस्तीफे लेंगे और फिर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह से राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू करने को लेकर माकन व गहलोत के बीच सहमति बनी है। माकन से जब मीडिया ने पूछा कि मंत्रिमंडल फेरबदल कब होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि जल्द। पायलट खेमे की मांगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी एक है, कोई खेमा नहीं है। ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सामान्य प्रशासन विभाग को मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तारीख नहीं बताई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग नए मंत्रियों के लिए गाड़ी, सरकारी आवास और दफ्तर की व्यवस्था करेगा। इसी बीच राज्य सरकार में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जिस दिन गहलोत कहेंगे उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर वह फिर बनाएंगे तो बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत से बड़ा कोई नेता नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की चर्चा करते हुए धारीवाल ने कहा कि उनमें प्रतिभा है, लेकिन जो इच्छा उन्होंने जाहिर की है वह उस पर हमें आपत्ति है। गहलोत के विश्वस्तों में शामिल धारीवाल के बयान को मंत्रियों के इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कवायद को से जोड़कर देखा जा रहा है। आर्यन मामले का स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी पुणे में गिरफ्तार। ड्रग्स का मकड़जाल। पुणे के पुलिस आयुक्त ने मीडिया को बताया गोसावी के खिलाफ कोई और शिकायत मिलने पर भी उसकी पूरी जांच होगी। आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी के एक स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी 2018 के एक जालसाजी के मामले में हुई थी। उसके खिलाफ उसके ही बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल और ड्राइवर ने आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पैसों के लेनदेन का आरोप लगाया। पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने गुरुवार दोपहर मीडिया को बताया कि किरण गोसावी को पुणे की पिपरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जिस मामले में हुई है उसमें 2019 में ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गोसावी के खिलाफ यह मामला मुंबई के चिन्मय देशमुख ने दर्ज कराया था। पुलिस आयुक्त का कहना है कि यदि कोई और भी गोसावी के खिलाफ शिकायत लेकर आता है तो उसकी शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। पुलिस आयुक्त गुप्ता के अनुसार अब तक कोई मुंबई पुलिस या किसी और एजेंसी ने उनसे गोसावी की हिरासत नहीं मांगी है। एनसीबी से भी उनको कोई बात नहीं हुई। 12,000 करोड़ से स्टेशनों का होगा कायाकल्प। रेलवे ने बदली नीति। रेल मंत्री के निर्देश के बाद पीएसयू के लिए अब और बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। टेंडर प्रक्रिया में लेना होगा भाग। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भंग करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशनों का कायाकल्प करने वाली नीति में भी बदलाव किया है। पहले जहां रेलवे स्टेशनों, ट्रैक दोहरीकरण और अन्य कामों का जिम्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट के माध्यम से कराया जाता था, अब रेलवे खुद ही इन कार्यों के लिए ओपन टेंडरिंग करेगा। इससे पीएसयू के लिए और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उसको टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना होगा। नीति में बदलाव के बाद रेल मंत्रालय ने 21 ऐसे स्टेशनों की सूची जारी की है जहां यात्री सुविधाओं में इजाफा करने का काम किया जाना है। स्टेशनों की दूसरी सूची अभी आना बाकी है। स्टेशनों को विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इन स्टेशनों के कायाकल्प का डिजाइन रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। पीएसयू ने टेंडर कर इन स्टेशनों पर काम शुरू करवाया है। बिजली निर्माण और वितरण क्षेत्र में सुधार। हालिया कोयला संकट के मद्देनजर केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को बिजली संयंत्रों को बकाया राशि का भुगतान समय पर करना चाहिए। बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली संयंत्रों का 75,000 करोड़ रुपये बकाया है। समय पर भुगतान नहीं होने से कोयला कंपनियों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। लिहाजा बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को देखते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों तथा किसान संगठनों के बीच यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि सब्सिडी के लिए डीबीटी प्रणाली का प्रस्तावित प्राविधान उपभोक्ताओं, खासकर किसान के हितों के विरुद्ध है। यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि राज्य सरकारें वक्त पर सब्सिडी अदायगी नहीं कर पाती है तो उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति रोकी जा सकती है। यह आधारहीन है। नई टैरिफ नीति में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय पर सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ होने पर या राज्य सरकार 3-4 महीने तक सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थ होने पर भी बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कृषि में विद्युत सब्सिडी के कारण राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और यह कारण विद्युत क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा रही है। साथ ही वितरक कंपनियों को समय पर भुगतान न मिलने के कारण कंपनियों की स्थिति खराब हुई है। देश की राज्य विद्युत कंपनियां घाटे में हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिस्कॉम का कुल ऋण 3.84 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। गौर करने वाली बात यह है कि प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल राज्य सरकारों और डिस्कॉम दोनों के लिए लाभकारी होगा। राज्य सरकार के लिए इसलिए लाभकारी होगी कि यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसके वास्तव में हकदार है। वितरण कंपनी यह तय कर लाभान्वित होगी कि लाभार्थियों की संख्या के अनुसार देय सब्सिडी प्राप्त हो रही है।
केंद्र सरकार ने 56 मंत्रालयों से संबंधित करीब 400 योजनाओं के लिए डीबीटी को लागू किया है, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपए की संचयी बचत होती है। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। अफगानिस्तान संकट को लेकर भारत चिंतित, अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही कि अमेरिका के उप रक्षा मंत्री कालिन बोले, तालिबान कश्मीर में आतंकी संगठनों को फायदा पहुंचा सकता है। अमेरिका के उप रक्षा मंत्री कालिन एच काल ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है। वे वहां की अस्थिरता और आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर परेशान है। कालिन ने अफगानिस्तान, दक्षिण एवं मध्य एशिया की सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा, मुझे यकीन है कि आप इस बात से अवगत है कि भारतीय अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है। वे वहां की अस्थिरता और आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर परेशान है। सीनेटर गैरी पीटर्स के एक सवाल के जवाब में काल ने कहा कि भारतीय इन मुद्दों पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीतियों की कल्पना बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा और छद्म संघर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है। यह भी एक कारण है कि भारत को इस आशंका पर हमें चिंतित होना चाहिए कि तालिबान प्रशासन कश्मीर के आसपास विशेष रूप से भारत विरोधी आतंकी संगठनों को फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण भागीदार के साथ मिलकर काम करने की प्रति हमारी प्रतिबद्धता और यह तथ्य कि भारत अमेरिका का एकमात्र नामित प्रमुख रक्षा भागीदार है। अब हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा है और आगे कैसा रहेगा। सीनेटर जैक रीड के एक अन्य सवाल के जवाब में काल ने कहा कि पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण भूमिका पेश करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि अफगानिस्तान आतंकवादी हमलों या बाहरी हमलों के लिए सुरक्षित पनाहगार बने। चीन का हथियार परीक्षण, स्पुतनिक मोमेंट के करीब, अमेरिका। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर आई है कि चीन के अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण पर पहली बार अमेरिकी जनरल ने प्रतिक्रियाएं दी है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने कहा कि अमेरिकी रक्षा प्रणाली को मात देने के उद्देश्य से डिजाइन की गई चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्पुतनिक मोमेंट के काफी करीब है। यह परीक्षण फिर से शीत युद्ध की तरह हथियारों की होड़ शुरू होने का भय पैदा करता है, क्योंकि चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर काफी खर्च कर रहा है और हो सकता है कि वह परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार कर रहा हो। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ने साफ किया कि चीनी द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से वह और अन्य अधिकारी चकित थे। उन्होंने कहा यह परीक्षण प्रौद्योगिकी के लिहाज से अहम थे और इन पर हमारी नजर है। उन्होंने कहा आश्चर्य इस बात का है कि चीन ने किस तरह दो अलग अलग प्रौद्योगिकी हासिल कर ली। उसने एक ऐसी मिसाइल विकसित की है जो धरती की एक आंशिक कक्षा को पूरा कर सकती है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो अचानक रास्ता बदलती हुए अपने पेतरीबाजी से अमेरिका की मौजूदा सभी मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि चीन एक दिन निचली कक्षा में परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल को स्थापित करने और उसे कहीं से भी छोड़ने की क्षमता हासिल कर लेगा। क्या है स्पुतनिक मोमेंट? जनरल मार्क ने स्पुतनिक मोमेंट का उल्लेख कर लंबे समय तक अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चले तनाव की याद दिलाई। स्पुतनिक सोवियत संघ का एक उपग्रह था जिसे वर्ष 1957 में छोड़ा गया था। इससे अमेरिका में भय पैदा हो गया था कि अंतरिक्ष की दौड़ में सोवियत संघ आगे निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हथियारों की होड़ शुरू हो गई और सोवियत संघ के विघटित होने के बाद इसकी रफ्तार कम होने में 30 साल लग गए थे। म्यांमार में सेना का कहर, हिरासत में प्रताड़ना। म्यांमार में इस साल फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से प्रताड़नाओं का दौर चरम पर है। एक बौद्ध सन्यासी को मानसिक यातना देने के लिए मेंढक की तरह कुदाया गया, एक अकाउंटेंट को बिजली के झटके दिए गए और एक कलाकार को सिर पर तब तक मारा गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। म्यांमार की सेना सैकड़ों की तादाद में युवाओं और खासकर लड़कों को बंदी बना रही है और उनके मन में हमेशा हमेशा के लिए डर बैठाने के इरादे से शवों को छिन्न भिन्न करके आतंक का साम्राज्य बना रही है। वैश्विक महामारी के दौर में भी चिकित्सकों को नहीं बख्शा गया। फरवरी से लेकर अब तक सुरक्षा बलों ने 1200 से अधिक लोगों को बंदी बनाया है और 131 या उससे भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना की पकड़ से भागते समय 31 वर्षीय भिक्षु को गोली मारी गई, उन्हें हथकड़ी लगाई और डंडों तथा राइफलों से पीटा गया। सुरक्षा बलों ने उनके सिर, छाती और पीठ में लात मारी। उन्होंने आपराधिक इरादे के सबूत बनाने के लिए भिक्षु और अन्य प्रदर्शनकारियों को गैसोलीन की बोतलों के साथ फोटो खिंचवाई। सैनिकों ने भिक्षु को आम लोगों जैसे कपड़े पहनने को मजबूर किया और उन्होंने मांडले पैलेस में बनाए गए उत्पीड़न केंद्र भेज दिया गया। भिक्षु कहते हैं कि वह पूछताछ केंद्र किसी नर्क की तरह था। सीवेज की गाद से हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट कर बनाई जाएगी खाद। सफाई के मामले में देश में अव्वल इंदौर शहर जल्द ही एक और कीर्तिमान रचने वाला है। यहाँ अब सीवेज की गाद से हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट कर खाद बनाई जाएगी। शहर के कबीट खेड़ी में स्लज हाइजेनेशन प्रोजेक्ट के तहत बने 20 करोड़ रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट में खाद बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। यहाँ सीवेज के पानी को निकालने के बाद बची गाद से बनी खाद किसानों को दी जाएगी। खाद बनाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कोबाल्ट सोर्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ मशीनें लग गई है और दिसंबर तक 100 टन क्षमता का यहाँ प्लांट शुरू हो जाएगा।
नई तरह से खाद बनाने वाला इंदौर देश का दूसरा शहर होगा। अभी अहमदाबाद मुक्त तकनीक से खाद बनाई जा रही है। 5 करोड़ का कोबाल्ट सोर्स मिलेगा निःशुल्क। इंदौर नगर निगम का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ करार हुआ है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए का कोबाल्ट 60 सोर्स शुरुआत में नगर निगम को निःशुल्क मिलेगा। इस प्लांट की रेडिएशन क्षमता 1500 किलो क्यूरी यूनिट है, लेकिन अभी इसको 500 किलो क्यूरी यूनिट रेडिएशन निःशुल्क मिलेगा। इसमें से शुरुआत में 125 किलो क्यूरी यूनिट का उपयोग किया जाएगा। शेष का जरूरत के हिसाब से बाद में इस्तेमाल किया जाएगा।